हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन के सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है और आपको बता दूं कि हम लोग अभी रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी आपको प्रैक्टिस सेट कवर कराया जा रहा है, जिसमें कि 8 प्रैक्टिस सेट इसके भी कवर कर लिए गए हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में जो है आपको वो क्राउन पब्लिकेशन के साथ साथ लुटेरिया पब्लिकेशन और स्पार्क पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट कवर कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आप सारे प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर पाएँ। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसको आसानी से बना सकते हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिन देर किए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और अब क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गैर नियोजित अधिकार नहीं है। आपको यहाँ पे गैर नियोजित अधिकार पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है कह रहा है। देखिए, जो हमारा संविधान है वो हमें 2 प्रकार का अधिकार देता है। पहला है न्यायिक अधिकार। क्या? पहला तो न्यायिक अधिकार देता है, और दूसरा होता है आपको गैर न्यायिक अधिकार, जिसे गैर नियोजित अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। न्यायिक अधिकार में आपके मूल अधिकार आ जाते हैं, यानी मौलिक अधिकार आ जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। और गैर गैर न्यायिक अधिकार में आपको मूल जो DPSP है, यानी कि नीति निदेशक तत्व आ जाते हैं, जिसका वर्णन आपको संविधान के 36 से 51 में किया गया है। ठीक है, अब न्यायिक अधिकार का मतलब होता है कि यदि यह जो है आपको जन्मजात मिल जाता है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। यदि आपको ये अधिकार नहीं मिलता है, मौलिक अधिकार, तो आप हाई कोर्ट जाकर या सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है कानूनी प्रक्रिया से सरकार से लड़ सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। किंतु देखिए, गैर न्यायिक अधिकार में क्या होता है कि यह एक समाजवादी ढांचा है। क्या? यह एक समाजवादी ढांचा है, जो कि सरकार पर निर्भर करता है कि वो आपको दे या ना दे। और यदि सरकार नहीं देती है तो आप इसके लिए अदालत में नहीं जा सकते, यानी अदालत अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बताना है कि गैर नियोजित अधिकार कौन नहीं है। तो देखिए, काम करने का अधिकार जो कि अनुच्छेद 41 में वर्णन है, और समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, यह अनुच्छेद आपको 39 के क में वर्णित है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में आ गया, यानी कि यह गैर नियोजित अधिकार है। यहाँ में पूछ रहा है नहीं है, तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है यह आपका मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 21 के कम में किया गया है। इसलिए आपका जो गैर नियोजित अधिकार है वो शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 1, 3 दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपका कहीं सिर्फ 3 होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, आप पर इसे याद रखिएगा कि जो शिक्षा का अधिकार है यह एक गैर नियोजित अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मांग का नियम किस पर आधारित है। देखिए, मांग का नियम जो है यह आपको इकोनॉमी से प्रश्न है, और काफ़ी अच्छे लेवल के जो प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए, मांग का जो नियम है यह उपभोक्ता की प्राथमिकता पे निर्भर होता है। देखिए, मांग का नियम कहता है कि जब वस्तु का, ठीक है, दाम कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो उसकी डिमांड यानी मांग क्या है, बढ़ जाती है। और जब वस्तु का दाम महंगा हो जाता है तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। इसको यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ठीक है, तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही, यानी कुछ महीने पहले ही, जैसे टमाटर का दाम जो है बढ़ गया था। क्या? टमाटर का दाम बढ़ गया था, तो लोग टमाटर खाना छोड़ दिए थे। मतलब क्या, जो मांग था वो कम हो गया था टमाटर का। ठीक है, और यदि अभी जैसे कि दिवाली और दशहरा का त्यौहार आया, इसमें क्या होता है, सेल लगता है, देखे होंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। तो सेल में क्या होता है कि 500 की वस्तु को 50% डिस्काउंट कर दिया, 250 में देंगे। तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। कैसे? लोग कहते हैं कि सेल लगा है, चलो ले लो ले लो हैं। तो इस तरह से जब वस्तु की दाम घट जाती है तो डिमांड उसका बढ़ जाता है। यही मांग का नियम कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी GNP की गणना विधि नहीं है। तो देखिए, GNP जो होता है यह देश के जो निवासी होते हैं उनके आउटपुट की गणना करता है। यानी देश के नागरिकों, चाहे वो विदेश में हों चाहे कहीं पे रह के कमा रहे हों, तो उनके जो आय की गणना होती है वो GNP में की जाती है। तो इसमें आय का उपागम, व्यय का उपागम और अतिरिक्त मूल्य उपागम जो है
से गणना किया जाता है, जो बचत का उपागम है, इससे यह जो है आपको जीएनपी काउंट करने में इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है। तो राष्ट्रीय ऋण कौन लेता है, तो देखिए राष्ट्र जो सरकार विदेशों से, सरकार द्वारा विदेशों से जो उधार लिया जाता है उसे हम राष्ट्रीय ऋण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। वह बिना व्यय को लागते जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की आपूर्ति करती है, क्या कहलाती है। तो ऐसे चीज़ों को हम जो है आपको अतिरिक्त अंतर्निहित लागतें कहते हैं। क्या, अंतर्निहित लागतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य स्थापित करने की जो बारे में कहा गया था, यह सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और इसका जो ग्राम पंचायत का जो उल्लेख मिलता है आपको संविधान के अनुच्छेद 343 बी के अंतर्गत जो है आपको ये इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है। तो भारतीय आदर्श का जो लोकतंत्र है इसे हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। देखिए जो हमारा प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार का जो है स्वतंत्रता का बात किया गया। कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार का जो स्वतंत्रता हमारा जो प्रस्तावना दिलाता है अपने देश के नागरिकों को। 3 प्रकार का न्याय, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाता है। और 2 प्रकार का जो है समानता प्रदान करता है। कौन कौन सा, अवसर और प्रतिष्ठा का समानता। ठीक है, तो जो संविधान का प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है या इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहा जाता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका जो है वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद यह जो 40 है यह निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी, ठीक है, जिसे अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है, को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। देखिए अटॉर्नी जनरल का जो है अनुच्छेद किया गया है वो हमारे अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसका भी आप अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यह जो है भारत के कोई भी जो विधि न्यायालय है वहाँ जाकर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो उरैवर थी। और चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो विजयालय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन था, इसके बाद आपको खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद वंश। तो क्या रखिएगा, DABC होगा, DABC। ठीक है, आप ट्रिक से भी याद इसे कर सकते हैं, गुल खिले तो सैयद लोधी। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन में आपका, हाँ, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो जो डच थे वो सर्वप्रथम अपना ये आकर और कहाँ, तो ये आपको पुलिकट में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछे तो आपको लगाना है 1602 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत था। तो यह जो है आपको थॉमस मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए गैरीवाल्डी, मेजनी और काउंट काबूल, ये जो है आपको इटली के एकीकरण से संबंधित है। मुसोलिनी जो है यह संबंधित नहीं है एकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत्तर जो कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है, इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे देखिए हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट है यह जो है आपका ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, जिसका लंबाई, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी जो कप का आकार होता है वो उसे क्रेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण आपको घास स्थल है उसको पंपास कहा जाता है। क्या, पंपास कहा जाता है। सवाना जो अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है और प्रेरी जो है यह उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित किस बायोम
को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो जो मध्य अक्षांश घास स्थल है इसे ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो देखिए एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है आपको बेरिंग जल मरुमध्य के द्वारा जो है अलग होते हैं। बास जल संधि की यदि हम बात करें तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। डोवर जल मरुमध्य जो है यह फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक कुक जल संधि है। तो देखिए यह जो है कुक जल संधि यह न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करता है कुक जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन है? इससे पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन इससे प्रारंभ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो इसे अधः सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? तो देखिए जयललिता, एन.टी. रामाराव और एम.जी. रामचंद्रन तीनों ने फिल्मों में काम किया। कौन नहीं काम किया था? सी.एन. अन्नादुराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है आपको यह 30 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, विश्व पर्यावरण यानी हैबिटेट दिवस है प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो यह जो आनंदमठ बनी थी और एक राजनीतिक पुस्तक था जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक आपको चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ था? देखिए यहाँ पे यदि आंसर की बात करें तो आपका आंसर दिया हुआ है सेट में जैसलमेर का किला, किंतु यह गलत है। देखिए आगरा का किला जो है इसको सबसे पहले 1783 ईस्वी में आगरा, ताजमहल, अजंता की गुफा तथा एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जैसलमेर का जो किला है इसको 2013 में शामिल किया गया था और लाल किला को 2007 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों आप लोगों को सेट को प्रैक्टिस सेट कराने से पहले मैं पर्सनली जो है इस सेट को एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि जो भी कभी कभी सेट में जो है आंसर गलत दे देता है तो वो सब गलतियाँ ना हो। ठीक है, और मेरी कोशिश रहती है कि जो आपको बताऊँ वो परफेक्ट और फैक्चुअल बताऊँ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा सिंचाई नहर है यह इंदिरा गांधी नहर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपका ऊपरी गंगा नहर, किंतु इसका नाम एक है इंदिरा गांधी नहर। याद रखिएगा क्या, इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना वाली जो है नहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खिलजी राजवंश का शासनकाल क्या था? देखिए खिलजी राजवंश का जो शासनकाल था यह गुलाम वंश के बाद, गुलाम वंश आपको था वो 1206 से 1290 था और इसके बाद खिलजी वंश आया था जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद तुगलक जो कि 1320 से 1414 तक जो है तुगलक वंश का शासनकाल था। ठीक है, तो याद रखिएगा हम खिलजी वंश पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो देखिए यह जो है दीदारगंज से जो प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है यह सबसे अप्रसिद्ध और चर्चित मूर्ति है जो कि मौर्य युग से संबंधित है। किस युग से? मौर्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ में है। अब इसकी एक शाखा बिहार में खोला जाएगा, किस जगह? तो यह किशनगंज में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो यह INS विशाखापत्तनम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगरा टैग पास मतलब कि यह दर्रा है के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। देखिए यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, नहीं यह जो है आपको सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ये कथन 2 है कि यह ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफ शूट और काराकोरम पर्वत में स्थित है। ये देखिए बिल्कुल सही है, जो है आपको
ऑफशूट है ग्रेट सिल्क रोड का और यह काराकोरम पर्वत में स्थित है। अगला कथन देखिएगा कि कह रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नहीं, यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यह आपको लद्दाख को जो है तिब्बत से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका कथन जो है ये भी गलत है, यानी सिर्फ दो कथन दो जो है वो आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा है। आगे देखते हैं, कानून और व्यवस्था जो यह पंचायती राज का कार्य नहीं, यह राज्य का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान था? यह किस नृत्य के विद्वान थे? तो देखिए गुरु गोपी कृष्ण जो थे इनका संबंध कथक से था। ठीक, चलिए, और कथक जो उत्तर भारत का यह शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको पटना में गांधी सेतु है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। यह 1945 ईस्वी तक टोटल 6 वर्षों तक जो है यह युद्ध चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो जो नचारी राग है इसका सृजन बिहार में महाकवि विद्यापति को जाता है। इन्होंने नचारी राग का सृजन किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? ठीक है, निर्जल गोदी पूछ रहा है तो आपको मारमू गोवा हो जाएगा। यदि भारत की सबसे बड़ा गोदी पूछता तो फिर मुंबई हो जाता। आपको गोदी का अर्थ होता है डॉक, यानी कि जहाँ पे पानी में चलने वाली जो जहाजें होती हैं और जहाँ रुकती हैं उससे डॉकयार्ड बोला जाता है, उसे गोदी वाला कहा जाता है। तो निर्जल गोदी यहाँ पूछ रहा है तो यह मारमू गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन है? तो देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर जो महीना होता है वो आपको चैत्र होता है और जो अंतिम महीना होता है आपका फाल्गुन होता है। प्रथम महीना पूछ रहा है, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे 7 लिख दिया, कुछ मिस टाइपिंग हुआ है। ठीक है, तो यदि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछता तो WC बनर्जी हो जाता। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तो आपका एनी बेसेंट हो जाता। ठीक है, और प्रथम महासचिव पूछता या संस्थापक पूछता तो फिर आपको AO ह्यूम हो जाता। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि क्या पूछा है। ठीक है, किंतु हम लेके चलेंगे कि प्रथम अध्यक्ष ही पूछा होगा तो आपका WC बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपको प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक मरु उद्यान में हमेशा क्या होता है? देखिए, एक मरु उद्यान में हमेशा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप इसको पिन करके बताइए। चलिए मैं ये बता दूं, देखिए एक मरु उद्यान में हमेशा क्या होता है, जल होता है। मरु उद्यान का मतलब होता है कि रेगिस्तानी बगीचा। क्या? रेगिस्तानी बगीचा, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे हरा भरा जो है, हरा भरा जगह हो, उसे मरु उद्यान बोला जाता है। जहाँ पे कि जल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा जब जल वहाँ रहेगा तो ही वो जो जगह है हमेशा हरा भरा रहेगा, इसलिए जल अति महत्वपूर्ण है, हमेशा जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन हुआ? देखिए, श्रमदान यानी कि जो वहाँ पे मजदूर लगे थे वो अपना श्रमदान कर, उसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे थे वो लोग, मतलब फ्री में जाके अपना काम करते थे। तो यह जो है कोसी बांध के लिए ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो यह जो है आपको विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष जो है साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष जो है आप याद रखिए, यह वर्धन वंश के एक महान शासक थे और इनकी जो राजधानी थी वह थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टेडियम जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? तो यह जो है चीना स्वामी स्टेडियम जो है यह पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो यह भागलपुर में होता है। सिल्क सिटी के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की संसद को हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है? तो यह जो है आपको हमेशा जो है और जो उत्तल
दर्पण होता है, इसमें प्रतिबिंब जो है आभासी सीधी बनती है। ठीक है, कि गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, यह जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 है। दोस्तों यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो नहीं आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है तो प्लीज़ सेशन को जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे कुछ फायदा हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन है। देखिए विद्युत बल्ब में ऐसे अक्रिय गैस भरा जाता है, कौन सा, आर्गन भरा जाता है। ठीक है, किंतु इसमें आपको ऑप्शन में आर्गन देखने को नहीं मिल रहा है, तो आर्गन के साथ साथ देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन भी भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। इसका टंगस्टन का बना होता है, तो टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जो नाइट्रोजन और आर्गन गैस को भरा जाता है उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो जाती है, क्यों होती है, यह लेजर के कारण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमान स्तर है वो कितना होना चाहिए, तो 45 डेसिबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, नहीं विचलन दर्शाता है। तो देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है किसका, बैंगनी रंग का, इसलिए इसका जो विचलन सबसे अधिक होगा। और सबसे कम जो विचलन होता है प्रकीर्णन सब जो सबसे कम होता है वो लाल रंग का होता है। इसमें सबसे अधिक पूछ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है। तो जो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है ना, यह आपको नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आंख की रेटिना कार्य करती है किसके भांति। तो जो आंख का रेटिना होता है वह कैमरे के जो फिल्म होता है उसके तरह कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन से जो है ऑक्सीजन नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो यह आइरिस करता है, और आइरिस को हम हिंदी में परितारिका बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है वह कैसा होती है। तो यह जो है आपको देखिए यह आपको वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 है कि सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है। तो सोडियम जो थायोसल्फेट इसका प्रयोग रंग बनाने की क्षमता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं। देखिए ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ता है। तो देखिए ऐसे पौधों को जो है हम आरोही क्रम के पौधा कहते हैं। इनमें क्या होता है, तना जो होता है कमजोर होता है। जैसे इन पौधों में एक आप मनी प्लांट का नाम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। मनी प्लांट जो है यह आरोही क्रम का जो है पौधा है। देखिए मनी प्लांट क्या करता है, इसके लिए इसको चढ़ने के लिए किसी न किसी सहारा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिससे घरों या द्वारों पर लोग मनी प्लांट को लगाते हैं, तो यह जो है आरोही क्रम का पौधा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा उनके तने जो है सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। देखिए जो वृक्ष होते हैं इसके पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। तो वन जो है इसे गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शाक और सब्जी फल के आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किससे बढ़ाते हैं। तो यह जो क्रमाकुंचन को बढ़ाते हैं। क्रमाकुंचन जो होता है यह हमारे शरीर के अंदर होता है। यह जो है हमारे शरीर के पेशीय के क्रम को जो संकुचित करता है, और इसमें जो है आपको कॉन्ट्रलेशन या रिलैक्सेशन जैसे कार्य होते हैं जिससे कि खाना आहार नाल से मलाशय तक जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो देखिए दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, और ये इसमें क्या होता है, दूध में केसिन और लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज जो है रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका होता है ये आपको नवजात शिशुओं में लगाया जाता है और यह 15 दिन के अंदर में लगा देना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 21 है कि प्लेग किससे फैलता है। तो प्लेग जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है, और इसमें जो है जो फेफड़ा होता है, याद रखिए फेफड़ा प्रभावित होता है, और जो प्लेग है यह चूहों के मरने से या चूहों से फैलता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। कहने का मतलब है कि उपग्रह नहीं है, किस किस ग्रह के, देखिए बुध और शुक्र के जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। कहने का मतलब किसका जो इनमें से चार में से कौन बृहस्पति का ग्रह नहीं है। देखिए डिमोस जो है यह मंगल का उपग्रह है, बाकी गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा जो है बृहस्पति के उपग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो होमी जहांगीर भाभा को जो है परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा GUI जो कि कंप्यूटर से संबंधित है कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है। इसका फुल फॉर्म जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके यहाँ देख रहे होंगे 76 से और 150 के प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के हैं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को जो है बना लीजिएगा। ठीक है,